मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट क्लास 3। आज के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए तो स्पेशली, क्योंकि आज के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं, आपको 4-5 नंबर में देखने को मिलते ही हैं और सबसे आसान। बिल्कुल अगर आप भाषा समझ लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को डील कर जाएंगे। लास्ट का क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो है वो रहेगा प्लेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स रहता है वहां से। बाकी के 9 क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जो फिक्स ही हैं, बट उनमें लैंग्वेज में थोड़ा सा खेला जा सकता है। हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। मतलब कि आप कैसे केटर करेंगे ऐसे बच्चे की नीड को जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम में है। आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम के टीचर हैं, समावेशी शिक्षा के कक्षा के। विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है यानी दृष्टि बाधित, उसको देखने में समस्या होती है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में दे सकता है सुनने में समस्या होती है, कोई स्लो लर्नर है, कोई किसी को और कोई परेशानी है, कुछ ऑडिटरी प्रॉब्लम है, कुछ बोलने में प्रॉब्लम है, कुछ मैथ्स के साथ खेलने में प्रॉब्लम है यानी कैलकुलिया है। तो इस तरीके की कोई भी समस्या दे सकता है क्योंकि 1 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर देगा। ठीक, मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, सीडीपी में तो 5 नंबर का आता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, यानी कि आप वैकल्पिक शिक्षण अधिगम विधियों का या संसाधनों का उपयोग करेंगे। या फिर बी ऑप्शन सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। भाई आप क्या कहेंगे विशेष शिक्षक के पास जाओ, वही इलाज करेगा जी आपका। तो या फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपके सामने, प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस। उनको कहेंगे ज्यादा प्रैक्टिस करो, मतलब दिख रहा नहीं है किसी को या देखने में प्रॉब्लम है तो आप कहोगे चलो दौड़ लगा के आओ, तो ये बहुत ही बेकार सी बात हो जाएगी। मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स के साथ बैठ जाएंगे। बेसिकली आपका लक्ष्य क्या रहता है, डायग्नोस करना, समस्या को जानना और उसके अकॉर्डिंग निदान करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप हवा में तीर छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक, अंधेरे में। तो इस केस में आंसर क्या होगा, यूज ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। आप वैकल्पिक शिक्षण अधिगम विधियों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आप एक नहीं तो दूसरा मेथड, मल्टीपल मेथड्स होते हैं ना आपके पास, तो किस बच्चे के लिए क्या सूट करेगा। भाई अगर देखने में समस्या है, सुनता तो क्लियर होगा, तो आप थोड़ी आवाज अपनी लाउड रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं और उसको आगे बिठा सकते हैं। अगर थोड़ा सा उसको कुछ फायदा होता है आगे बैठ करके क्लियर सुन पाए, या थोड़ा बहुत अगर देख सकता है तो थोड़ा क्लियर देख सके। अगर पार्शियली उसको प्रॉब्लम है देखने में तो बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ब्रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 चीजें आप कर सकते हैं। मतलब वैकल्पिक मेथड्स का मल्टीपल तरीके आप अपना सकते हैं। ऑल्टरनेट मतलब अगर एक तरीके से बातें सही नहीं पहुंच रही तो दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं आप हर चीज लिख के बताएं, कुछ दिखा भी दीजिए। मतलब इसको नहीं, बट जिसको सुनने में समस्या हो उसको दिखा भी सकते हैं, जिसको देखने में समस्या हो उसको सुना भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, बाकी के 4 सेंसेस तो अच्छे से चल रहे होंगे तो उनके थ्रू भी उसको आप कुछ सिखा पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। इनमें से कौन सी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, यानी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन की तो अभी हमने डिस्कशन किया था। आप मैथ्स में देखेंगे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या है, आप फिगर्स का, इमेजेस, जो फिगर्स हैं या जो भी आपके अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उन सबको आप विजुअलाइज करते हैं। टीचर ने कहा आपको अच्छा एक स्क्वायर बॉक्स है तो आप दिमाग में सोचेंगे अच्छा ऐसा होगा, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, तो विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हट गया। फिर है मेमोराइजेशन, यानी कि कंठस्थ करना, एस्टिमेशन या ट्रांसपोजिशन। मेमोराइजेशन, एग्जैक्टली मेमोराइजेशन या रट्टाफिकेशन जो है, कंठस्थ कराना मैथ्स का काम नहीं। इवन फॉर्मूले भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो अपने आप ही आपको पता होता है कि किस तरीके से प्रोसीजर वर्क करेगा। तो मेमोराइजेशन कोई भी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं माना जाता। रट्टाफिकेशन जो है वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। विजुअलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, आप उसी के बेसिस पे आप एक एस्टिमेट कर पाते हैं, कई बार वैल्यूज निकालते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। ट्रांसपोजिशन है जब आप प्लेस में चेंजेस लाते हैं। कई बार एलजेब्रा में बेसिकली ये यूज होता है, जैसे आपने वो देखा होगा कि x बराबर मान लो कोई भी एक मान दे दिया st, तो ये आप प्लेसेस चेंज करते रहते हैं इसमें, तो एलजेब्रा में ये यूज होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय प्याजे द्वारा प्रस्तावित माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की क्षमता के बारे में सही कथन की पहचान। यानी कि उन्होंने बात की है एबिलिटी टू कंजर्व। अब जिन्होंने प्याजे की थ्योरी को थोड़ा सीरियसली लिया होगा उनको ये पता है कि कंजर्वेशन क्या था, आपकी एबिलिटी टू नो कि भाई जो वॉल्यूम है, एरिया है या बाकी जो चीजें हैं, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका आपको रियल मतलब पता लग जाए। आप उनमें घबराते नहीं हैं, आपको उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है।
ठीक है, कि शेप और साइज चेंज होने पर भी जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो चेंज नहीं होता, इस तरीके की चीजें हैं। तो कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी है मेजरमेंट की जो प्याजी के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से सही होगी? पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ जाता है मास से, या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, या फिर इस तरीके के आपके ऑप्शन बनाए हुए हैं। आपको 2-3 चीजें यहाँ याद रखनी होंगी। आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि जो भार है ना, वजन, वो वजन का जो कॉन्सेप्ट है, वेट का जो कॉन्सेप्ट है, भाई ये हल्का और भारी तो बच्चा समझने ही लगेगा ना। ये जो वेट, ये लाइट है, ये हैवी है, दोनों समझने लगेगा वो बहुत पहले। बाद में जाकर के वॉल्यूम की बात होती है, बाद में जाकर के वॉल्यूम की बात होगी कि जब उसको ये बताया कि भैया 200 ml अगर इस एक ट्यूब में डाला है और इसे एक पूरे बड़े बकेट में डाला है तो 200 ml ही रहेगा। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वो बाद में समझेगा, उससे पहले वो वेट का कॉन्सेप्ट जान चुका होगा, कंजर्व कर चुका होगा। एक और चीज यहाँ ध्यान रखने की है, आपको पता है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा है 7 से 11 वर्ष का, उसके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव कब आएगी? फॉर्मल में। और मैथ्स में डिडक्टिव रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो है मैथ्स के, वो 11 साल के बाद सीख पाएगा, तब तक वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को समझने लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स, मतलब कि इनमें से कौन सी जो एक स्ट्रेटेजी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कहलाएगी मैथ्स में? बताएं एक बार आंसर करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान की बात करते हैं हम मैथ्स में, रीजनिंग में, इन सब चीज़ों में, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी एक स्ट्रेटेजी हेल्पफुल है अगर हम बात मैथ्स की करें? ठीक, पहला ऑप्शन है ड्राइंग वर्किंग बैक, यानी कि पीछे से हल करना शुरू करें आप। रोट लर्निंग जहां आ गया वो तो कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकता। रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल लुक फॉर अ पैटर्न, या फिर मेमोराइजेशन। अगेन हमने भी डिस्कस किया था, मेमोराइजेशन भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। ऐसे आपको हटाने हैं ऑप्शन, वहां अपना रिसर्च किया हुआ ज्ञान नहीं झाड़ना, सिर्फ आपको सिंपल अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज करना है। ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन, अगेन गायब हो गए, बचा क्या? आपको नहीं भी पता तब भी आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो रीजनिंग मतलब आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं भाई मैथ्स में, बिल्कुल ये ऑब्वियस बात है। वेरिएबल्स का आप यूज करते हैं, वो जो एक्स मान लेते थे आप, ठीक, वो क्या है? वेरिएबल ही है। वेरिएबल्स का आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, आपने देखा है सिमेट्रिकल पैटर्न्स और बहुत सारी चीजें, अपने आप में चैप्टर भी होता है ये पैटर्न का। तो वैन हील्स लेवल्स रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, वैन हील का जो स्तर है वो किस विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 5 लेवल्स दिए हैं, लेकिन किस विकास के, किस डेवलपमेंट के? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो है, ज्यामितीय चिंतन या ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट जो है, उसकी बात करते हैं वैन हील। ये जो वैन हील की थियोरी है ज्योमेट्रिक थॉट की, यानी ज्यामितीय चिंतन की, तो ये पहला इसमें लेवल है। 3-4 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत के ही, बाद में तो यहां तक भी इवन नहीं पूछता, ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछा आज तक, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बच्चे के लेवल से ऊपर चला जाएगा, स्कूल के लेवल में बात नहीं है ये। विजुअलाइजेशन, यानी कि आप शेप्स को देख के विजुअलाइज कर सकें, देखने के बेसिस पे आप उनको निर्धारित करते हैं, मतलब विजुअलाइज करने के बेसिस पे। बहुत छोटा बच्चा होगा। फिर है एनालिसिस आप कब कर पाएंगे? जब आप क्लासेस में विभाजित कर पाएंगे, भाई ये सर्कल है, ये रेक्टेंगुलर है, ये है, वो है, ठीक। फिर है आपका थर्ड इनफॉर्मल डिडक्शन, जब आप प्रॉपर्टीज को समझ पाएं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। भाई अच्छा, दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, रोम्बस में ये होता है, ट्रायंगल में ये होता है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप आप प्रॉपर्टीज में तलाशने लगते हैं, यानी डिडक्शन जो डिडक्टिव थिंकिंग है। इससे ऊपर आपको नहीं पूछता, इवन यहां तक के 3 लेवल्स बहुत पूछे जाते हैं सिंपली। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड। अब ये क्वेश्चन भी निश्चित सा ही रहता है, एक क्वेश्चन एनसीएफ का नहीं पूछा हर सब्जेक्ट में तो फिर कुछ नहीं पूछा। सीटेट में एनसीएफ का हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक से ज्यादा कई बार। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम को क्या करना चाहिए? शुड फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि प्रोसीजर्स को पूरा समझाएं। प्रोवाइड राइगर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल कठोरता से कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाएं। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स, या फिर रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे
लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपको पता है 5, जब भी आप एनसीएफ के क्वेश्चन में फंसते हैं तो 5 गाइडलाइंस या 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के, जो मैंने एनसीएफ की वीडियो में भी बताए हुए हैं। कनेक्टिंग टू रियल लाइफ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये कहते ही हैं, उसको मानते ही हैं उस रिपोर्ट को। इसके अलावा ये कहेंगे जितना गैप घर और स्कूल के बीच में हो कम उतना अच्छा है, बोझ कम हो बच्चे पर, आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ पाएं, ये सारी चीजें हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से प्राइमरी स्कूल के बच्चे को अगर आप उसके घर के आसपास की दुकान का एग्जांपल दोगे तो शायद वो बहुत अच्छा समझ पाएगा। यानी बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से आप मैथ्स को जोड़ पाएं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, यानी एक बेहतर प्रभावी गणित शिक्षा शास्त्र का लक्षण नहीं है या विशेषता नहीं है। जहां नॉट आ जाए वहां ध्यान से पढ़िएगा, कई क्वेश्चन आपके नॉट के चक्कर में गलत हो जाएंगे और वही वो क्वेश्चन होंगे जो आपको नंबर दिलाएंगे फ्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता नहीं है। फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर, या फिर मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस या यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। भाई इन सब में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। और आप कह रहे हैं बी, कई लोग आंसर कर रहे हैं फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स। आप फोकस कर रहे हैं अपने लिए, बच्चों में कमियां नहीं निकाल रहे हैं। आपको पता लगेगा ना कि किस तरीके की गलतियां बच्चे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से कॉन्सेप्ट को उन्हें समझने में समस्या हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए बेहतर है। तो आंसर क्या है? ए है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स फिक्स नहीं करेंगे कि भैया इतनी 5 मिनट में ही करना है ये, या 5 मिनट में ही सीख लेना है, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है, बच्चे के अंदर फियर डेवलप होगा, एंग्जाइटी आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मतलब एक तो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या है, बेसिकली अगर आप इसको फोल्ड करें तो दोनों तरफ सेम शेप आए, ठीक। तो वो एक बेसिक बात है, मतलब इक्वल हो दोनों तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, कौन सा एक लेटर है अंग्रेजी का जिसमें दोनों हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं मौजूद होंगी? एक्स होगा, है ना, सी होगा, वाई है, या फिर ए है? चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी लोग ए आंसर कर रहे हैं यानी एक्स, ठीक। तो एक्स में क्या है, ये जो अरे यार एक तो मेरी ड्राइंग ना, एक मिनट रुको। एक्स में बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं, मतलब आप इसको कैसे भी फोल्ड कर लो बराबर ही होंगी चीजें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो एक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल लाइंस भी हैं, एक्स है पावरफुल, ये वो वाला एक्स नहीं है, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया अनीता साहू, अगर मैं बात करूं तो ए में क्या है, वर्टिकल सिमेट्री है, बी में क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, सी में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, डी में भी हॉरिजॉन्टल है, ई में भी हॉरिजॉन्टल है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लेटर्स मिलेंगे जिनमें बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री मौजूद होगी, ठीक है। तो एक्स में दोनों हैं, ठीक। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन, मतलब कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का जब आप आकलन कर रहे हैं कि वो मैथ्स में क्या सीख रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, यानी गणितीय भाषा का उसके अंदर विकास हो। मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है, आप फॉर्मूलेज को या जिस तरीके से अपनी बात कही जाती है क्वेश्चंस में, या मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, बेसिकली हर किसी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता ही है। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, मतलब बिल्कुल सटीकता से वो आंसर करने लायक बन जाएं। या फिर डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, तर्क क्षमता उनके अंदर कितनी विकसित हुई है। या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी गणितीय अवधारणाओं को समझना। क्या एक फोकस नहीं रहना चाहिए? बी मतलब प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, एग्जैक्टली गणित की समस्याओं के उत्तर में पूर्वता नहीं कहेंगे, इसको सटीकता लिख लेना। मतलब क्या है इसका कि हमेशा आंसर सही हो, बच्चे के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के वो ले आए, चाहे बीच में कुछ भी उसने खेला हो, कुछ भी किया हो, बट वो आंसर निकाल करके हमेशा सही ले आए, ठीक। तो ये जरूरी नहीं होता, आप जानते हैं मैथ्स में जब आप भी छोटे होंगे, मैं भी रही होंगी, हमें स्टेप्स तक के नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो वो क्या है कि आपने रीजनिंग कितनी सीखी, आपने थॉट क्या अप्लाई किया उसमें, आपको वो कितना समझ आया, ये मैटर करेगा। दूसरा क्या है, इसमें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कितनी समझ पाए, वो आपके सॉल्यूशन से पता लग जाएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ आंसर से ही पता लगे। आंसर तो फाइनल रिजल्ट है। रीजनिंग स्किल्स ऑब्वियसली बहुत मैटर करेंगी, और दूसरा है आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना। लेकिन प्राइमरी लेवल पर जब आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप ये देखें कि आंसर हमेशा सही है कि नहीं है।
और प्राइमरी लेवल पर लगभग हर सब्जेक्ट में ये चीज मैटर करती है, एक्सप्रेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। अ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन बिलो, मतलब कि घटा दिए 2 नंबर्स को, घटाने के लिए कहा था और उसने ये किया एक बच्चे ने, मतलब 83 में से 83 में से आउट ऑफ 27 को सब्ट्रैक्ट करना था आउट ऑफ 83। ठीक है बात। तो अब इस केस में क्या करना था उसको, यहाँ जो हम कहते थे हिंदी में कैरी करना था या तो हासिल लेना था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, यहां तो ठीक किया, 8 में से 2 घटा दिए 6 बच गए, लेकिन ये क्या किया, यहां पर गड़बड़ कर दी, 7 में से 3 को कर दिया और 4 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो पहले यहां जाता ही नहीं अगर उसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती, स्पेशली प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू की तो है, तभी उसने 8 में से 2 घटा करके 6 रख दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसको प्लेस वैल्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो बाकी के आंसर फिर बेमाने हो जाएंगे। यहां अगर मैं बात करूं, द चाइल्ड हैज मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने की जो प्रक्रिया है उसमें उसको मिसकॉन्सेप्शन है, प्रॉब्लम है प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू होती थी ना हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाकी ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं। द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है, उसको कुछ आइडिया तो है, अदरवाइज वो इतना भी नहीं करता, है ना। तो ये तो गलत हो गया, ये हमारी अजम्पशन हो जाएगी और अजम्पशन पे हम काम नहीं करेंगे। फिर है इसके अलावा, द चाइल्ड नोज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, अगर जानता तो क्या क्या होता, फिर तो गलत नहीं होता। तो यहां भी बिल्कुल पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है ये बात। इट इज अ मिस्टेक एंड इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिपीटेड प्रैक्टिस। अब अगर उसको नॉलेज ही नहीं है किसी एक कॉन्सेप्ट की, या वो कहीं लैक करता है, तो जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं होगा। लैंग्वेज नहीं है ना कि अपने आप ऑब्जर्व करके प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेगा, मैथ्स है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है, मतलब आता ही है 99% टाइम, क्या है, सीटेट आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पूछता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक। प्लेस वैल्यू क्या है, द लोकेशन ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल, वेयर डज द डिजिट लिव, रहती कहां है वो डिजिट, यहां से आप देखना शुरू करते हैं। ठीक। फेस वैल्यू में क्या है, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल, हाउ मच इज द डिजिट वर्थ, मतलब उसकी फेस वैल्यू है क्या, अगर 5 लिखा है तो 5 की बराबर वैल्यू 5 के बराबर ही होगी या किसी और चीज के बराबर होगी, तो ये फेस वैल्यू होगी। जैसे एक नंबर है 2 5 4 8 6, ठीक, 2 5 4 8 6, क्लियर हुई बात। फेस वैल्यू क्या है इसकी, 5 है। अगर हम 5 की फेस वैल्यू पूछें तो 5 की फेस वैल्यू वही होगी, जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू में चेंज हमेशा आएगा। क्यों, क्योंकि प्लेस वैल्यू आप ऐसे देखते हैं 1s 10s 100 1000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, फिर वो पूरा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, है ना। तो हिंदी में ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस केस में अगर आप देखें और इस 5 की अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ले तो आप देखेंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 1s 10s और 100। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपल जो इसमें हुआ है तो आपको पता चल जाएगा प्लेस वैल्यू की हालत, ठीक है, कि 1000 प्लेस पर है ये। तो ये बेसिक बात है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ये उन लोगों के लिए था जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको दिक्कत रहती है, अदरवाइज तो ये बेसिक चीज है, आप सभी को बेहतर पता होगी।